So we were discussing about the myasthenia crisis, right? In which I told you कि इसमें जो myasthenia crisis है उसमें क्या आता है, हमारे respiratory muscles अगर fail हो, right? तो that will lead to the death of the person obviously. और इसमें जो most common cause है that is the infection, okay? उसके अलावा कुछ surgeries हो सकती हैं, okay? Surgeries या तो फिर कुछ drugs हैं, right? हमारे पास ड्रग्स का आपको पता है, कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास एमिनोग्लाइकोसाइड्स का आपको पता है, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन वगैरह, ओके, राइट। उसके अलावा है टेट्रासाइक्लिन्स, राइट, एंटीबायोटिक्स, फाइन। टेट्रासाइक्लिन्स है, या तो फिर बीटा ब्लॉकर्स, समटाइम्स बीटा ब्लॉकर्स भी ये चीज़ें करवा सकता है, राइट। बीटा ब्लॉकर्स अगर आपने लिखना है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं, ओके, फाइन। तो बीटा ब्लॉकर्स है, उसके अलावा प्रोकेनामाइड है, नोटेबली एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स विच आई मेंशनड हियर, ओके। तो उसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स भी है, ओके, फ्लोरोक्विनोलोन्स, डू यू नो फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह, ओके। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो सकता है, एंड बीटा ब्लॉकर्स कैन प्रेसिपिटेट क्राइसिस एंड और वर्सन सिम्टम्स, राइट। या तो ये सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, या तो फिर जो सिम्टम्स प्रेजेंट होता है माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के अंदर उनको मजीद ख़राब कर सकता है। अवॉइड इफ़ पॉसिबल, राइट, अवॉइड करना है अगर पॉसिबल हो तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसमें, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटी ऑटो एंटीबॉडीज़ विच आई टोल्ड यू, ओके। इसमें आपने ये चेक करना है कि ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि यही एंटीबॉडीज़ हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को डैमेज कर रहे हैं। इफ़ सीरो नेगेटिव for acetylcholine receptor antibodies and symptoms suggest myasthenia gravis, then you can go with the musk antibodies. Do you know, I told you two things, okay? You will find either antibodies against the एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ओके, यहाँ पे मैंने बताया था 85% ऑफ द टाइम, या तो फिर आपको जो है एंटीबॉडीज मिलेंगे अगेंस्ट द मस्क प्रोटीन, ओके, फाइन। व्हाट इज मस्क? मस्क इज एक्चुअली मसल स्पेसिफिक काइनेज, उसके अगेंस्ट कभी कभी आपको एंटीबॉडीज मिल सकता है, ओके, फाइन। अच्छा, एक तो ये हो गया आपके पास, फाइन। और उसके अलावा जो है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इलेक्ट्रोमायोग्राफी, राइट। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जाहिर सी बात है, इसमें जो है आप क्या चेक करते हो, मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल कितना है या कितना नहीं है, राइट। इट शोज मसल फटीगेबिलिटी विद अ डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स टू रेपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन, राइट, ओके। तो इसमें क्या है कि आप किसी भी नर्व को जो है रेपिटेटिवली स्टिमुलेट करते हो, राइट, ओके। जहाँ पे आपको शक है कि ये वाला नर्व यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल माइस्थीनिया ग्रेविस है इस मसल में, राइट, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आप रिपिटेटिव नर्व स्टिमुलेशन करते हो, राइट, ओके। अगर नर्व स्टिमुलेशन के साथ, अगर आफ्टर सम टाइम वो नर्व फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो मसल है, राइट, जिस मसल को ये नर्व सप्लाई कर रहा है, वो मसल आहिस्ता आहिस्ता से उसका जो परफॉर्मेंस है वो वीक होता जाए, राइट, उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होता जाए, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स शो करे, राइट, वो हमें डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, फाइन। क्योंकि हम जब रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन करते हैं ना, तो माइस्थीनिया ग्रेविस वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या है, उनमें जो है मसल रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होता है, ओके। मसल रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता से उनके अंदर क्या होता है, डिक्रीज होता है। हालांकि कि जब हम रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम में करते हैं तो उनके अंदर मसल रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होता है, ओके। आई विल टीच यू अबाउट दी लैम्बार्ट ईटन सिंड्रोम आफ्टर दीज ऑब्वियसली। तो ये एक तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, फाइन। उसके अलावा हम कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट सिटी और एमआरआई, फाइन, ऑफ द चेस्ट टू एवेलुएट एंटीरियर मीडियास्टाइनम फॉर थाइमिक डिजीज। कॉन्ट्रास्ट सिटी या एमआरआई हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये थाइमिक डिजीज की वजह से होता है, थाइमिक हाइपरप्लेजिया तो फिर थाइमोमा की वजह से, थाइमिक हाइपरप्लेजिया दैट इज द हाइपरप्लेजिया ऑफ द बी सेल्स, ओके, राइट। और थाइमोमा हमारे पास क्या था, एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर, ओके। तो ये है हमारे पास बेड साइड टेस्ट। उसके अलावा है बेड साइड टेस्ट जिसमें क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आइस फॉर 1 to 2 minutes ऑन द आई लीड टू रिलीव ptosis by decreasing acetylcholinesterase activity. Do you know we have an enzyme by the name of the we have actually a drug, okay, edrophonium. Edrophonium क्या करता है, edrophonium, do you remember this कहाँ गया वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस? मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस क्या है, हमारे पास एक कैंची की तरह काम करता है। कैंची क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर आपने कोई ड्रग दिया जो कि इस कैंची को रोक दे थोड़ी देर के लिए, राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ड्रग होता है एड्रोफोनियम, राइट, एड्रोफोनियम। आपको पता है एड्रोफोनियम क्या करता है? एड्रोफोनियम इस कैंची को जो है ना रोक देता है, ओके, इस तरह से इसके रास्ते में रुकावट बन जाता है, राइट, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज यानी ये कैंची एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, राइट। तो जहाँ यहाँ पे जितना भी एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस होगा, कुछ यहाँ पे जो है हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है वो इंटैक्ट हुए इंटैक्ट होंगे, यानी मतलब वो ख़राब नहीं होंगे, राइट।
ख़राब नहीं हो चुके होंगे, तो ये जो एसिटाइल कोलिन है ये उन रिसेप्टर के साथ जाके काम करेगा, ओके फाइन, जाके बाइंड करेगा, और ये जो हमारे पास मसल है दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, फाइन। फॉर एग्जांपल ये मसल हो सकता है हमारे आइस का, हमारे आईलिड का, फाइन। तो हमारा जो आईलिड है उसमें टॉसिस नहीं होगा। हमारे उसके अलावा जो ऑक्यूलर मसल्स है, राइट, जो हमारे आई के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, फाइन। तो वहाँ पे जब हम एड्रोफोनियम देते हैं तो एड्रोफोनियम वहाँ पे जाके एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हम अपने आंखों को उसके बाद जो है मूव कर पाएंगे सही से, राइट, और डिप्लोपिया नहीं होगा, डबल विजन नहीं होगा, ओके फाइन। तो हम लोग जो है या तो आइस से अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर एड्रोफोनियम, फाइन। अच्छा, is a short acting acetylcholinesterase antagonist that that raises endogenous acetylcholine in the synapse to briefly improve motor symptom। तो यही मैंने बताया आपको, ओके। अच्छा, तो ट्रीटमेंट में ज़ाहिर सी बात है आप क्या करते हो, प्लाज्मा फेरेसिस। डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्लाज्मा फेरेसिस? प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब ये है कि आप इसके बॉडी के अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल ये ऑटो एंटीबॉडीज़ है इसको इनके प्लाज्मा में से बाहर निकाल दो, सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा फेरेसिस, ओके, प्लाज्मा फेरेसिस, ओके, प्लाज्मा फेरेसिस। उसके बाद एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब, या तो फिर आप इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हो या तो फिर आप प्लाज्मा फेरेसिस, ओके। मे और मे नॉट बी गिवन स्टेरॉइड्स। मॉनिटरिंग वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी प्रेशर एंड एयरवे पेटेंसी, ये चीज़ें तो आपने देखनी है, मॉनिटर करना उसका वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी प्रेशर एंड एयरवे पेटेंसी, कैन कॉल अटेंशन टू इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन नीड्स, ओके। तो क्रोनिक ड्रग थेरेपीज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर हम दे सकते हैं इन पेशेंट्स को, ओके। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जब हम देते हैं तो ये क्या करता है, ये जो है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, वो जो हमारे पास एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है उसको जाके रोकता है, उसके रास्ते में एक रुकावट बन जाता है, जिस तरह हाइड्रोफोनियम था ना। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट, जैसे कि हमारे पास है पायरिडोस्टिगमिन, या तो फिर फॉर एग्जांपल हम इन पेशेंट्स को पायरिडोस्टिगमिन या नियोस्टिगमिन भी दे सकते हैं, ओके। पायरिडोस्टिगमिन या तो फिर नियोस्टिगमिन। May or may not be given glycopyrrolate, anti-muscarinic drug used to control autonomic side effects of anticholinesterase treatment, fine। तो glycopyrrolate, most need immunotherapy initially with steroids followed by a transition to non-steroidal immunosuppressants such as azathioprine या तो फिर cyclosporin वगैरह। Anticholinesterase drug toxicity, because patients with myasthenia gravis lack autonomic symptoms. Alertness is required for patients presenting with widespread cholinergic एक्टिवेशन, फाइन, ओके। तो आपने याद रखना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स देते, राइट, उसके आपने टॉक्सिसिटी का ख्याल रखना है, ओके फाइन। टॉक्सिसिटी का आपने बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ओके। तो आपने अलर्ट रहना है उससे। उसके अलावा है सर्जरी, अगर फॉर एग्जांपल देयर इज सम काइंड ऑफ थाइमोमा या थाइमिक हाइपरप्लेजिया, तो उसको जो है आप थाइमेक्टमी करके ट्रीट कर सकते हैं, यानी सर्जरी करके। इंडिकेटेड फॉर ऑल पेशेंट्स विद थाइमोमा एंड फॉर ऑल पेशेंट्स लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज विद माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज, फाइन, ओके। तो इसको आपने फॉर एग्जांपल थाइमेक्टमी करना ही करना है, ओके, अगर थाइमोमा प्रेजेंट है, क्योंकि ये थाइमोमा कभी भी फॉर एग्जांपल हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके हमारे बॉडी के अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज कर सकता है, ओके फाइन। उसके अलावा है हमारे पास ये वाला, अगर आप याद रख सकते हो उसको, बिकॉज पेशेंट्स विथ माइस्थीनिया ग्रेविस करेक्टरिस्टिकली लैक ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। डू यू नो, करेक्ट, हमारे पास जो माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर ऑटोनॉमिक सिम्टम्स नहीं होते, ओके। द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स सजेस्ट ट्रीटमेंट एंटी कोलिनेस्टरेज टॉक्सिसिटी, राइट। अगर कभी कभी क्या है कि हम जब एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग देते हैं, यहाँ पे बताया था ना, एंटी कोलिनेस्टरेज जब हम ड्रग देते हैं जब वो टॉक्सिसिटी काज करते हैं, टॉक्सिसिटी की वजह से हमें क्या है, टॉक्सिसिटी की वजह से हमें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मिलते हैं, ओके, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, फाइन। तो नॉर्मली हमें जो है ऑटोनॉमिक सिम्टम्स नहीं मिलता माइस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में। अगर हमें ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मिले पेशेंट के अंदर, सो दैट बेसिकली मीन्स कि हमने उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग दिए है, जिसकी वजह से अब एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग ने टॉक्सिसिटी शो करना स्टार्ट कर दिया है, ओके फाइन। The presence of autonomic symptoms suggests treatment at anticholinesterase toxicity, okay। तो डम्बल साइन एंड सिम्टम्स, अच्छा, तो कैसे फॉर एग्जांपल उसके साइन एंड सिम्टम्स, एक तो है हमारे पास डायरिया, डम्बेल के थ्रू आपने याद रखना है, ओके। डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, ओके, बी एम फॉर मियोसिस, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया या तो फिर ब्रोंकोरिया, ओके, ई फॉर emesis, fine, E for emesis, L for lacrimation, L for lethargy, and S for salivation, okay। This is the last point, key fact, myasthenia gravis presents with eye or bulbar muscle symptoms that worsen with use,
ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। इनिशियली नॉर्मल रिफ्लेक्सेस दैट वर्सन विद टेस्टिंग। इनिशियली जब पेशेंट आपके पास आता है ही इज़ नॉर्मल, जब आप उसके फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सेस टेस्ट करते हो, राइट, तो उस दौरान जो है पेशेंट विल बिकम द पेशेंट एक्टिविटी विल बिकम एबनॉर्मल, राइट, और वर्सन विद नो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन नहीं होता पेशेंट के अंदर क्लासिकली इन अ पेशेंट विद एन एंटीरियर मेडिस्टाइनल मास। तो आप फॉर एग्जांपल ये भी चेक कर सकते हो, थाइमोमा या तो फिर थाइमिक हाइपरप्लेजिया। ओके, fine. So this is about the myasthenia gravis. Next lecture we'll discuss about the Lombard-Eaton syndrome.